हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ रोहित सचिन आदित्य। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर यू गुड गुड। आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। हम लोग का भी बहुत ज्यादा पढ़ाई रहता है जिसके कारण हम लोग वीडियो बना नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग का मौका मिला है तो आज वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग बात लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे रिस्पायरेशन। तो हल्का सा हम लोग बात किए थे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। अब हम लोग ये देखेंगे कि कितना इंस्पायर करते हैं हम लोग, सांस कितना लेते हैं, फिर सांस कितना छोड़ते हैं। और इस वीडियो में ये भी हम लोग का पता लगेगा कि जब सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं, तो जब लेते और छोड़ते हैं उसके बाद भी तो कुछ लंग्स में बचता है, तो वो कितना लंग्स में रहता है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करें। इससे पहले ये सारी चीज को आप आज की लेक्चर में बहुत मजा आने वाले हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो इस लेक्चर को बीच में छोड़ के मत देखिए जाइएगा, इस लेक्चर को पूरा देखिए और पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त में शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में बात आता है इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन क्या है? इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन मीन्स जब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो हम लोग जब इनटेक करते हैं तो क्या माने मीन्स उसमें ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस आता है फर्स्ट? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो इंस्पायरेशन होता है हम लोग का एक्टिव प्रोसेस। अब एक्टिव प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस क्या होता है? एक्टिव होता है, पैसिव होता है। तो एक्टिव जिसमें एनर्जी लगता है और पैसिव जिसमें एनर्जी नहीं लगता है। तो एक्टिव जो हम लोग का इंस्पायरेशन हुआ, एक्टिव प्रोसेस हुआ। अब जब हम लोग इंस्पायर करते हैं तो उसमें क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर हम देखिए इसमें क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। अब डायफ्राम डी शेप्ड का होता है जो स्टोमक के लीवर के नीचे रहता है। तो ये हुआ डायफ्राम, ये डायफ्राम हुआ, डी शेप्ड वाला डायफ्राम हुआ। आप ही एक बार इंस्पायरेशन करके देखिए। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, जब जो डी शेप का डायफ्राम था वो डोम शेप का जो कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल ये क्या करता है? इंक्रीज करता है इन एपी एक्सिस। अब एपी एक्सिस कौन सा है? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। जो एपी एक्सिस वो होता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, जो कि ये हुआ ना, ये देखिए ये हुआ एपी, ये हुआ डीपी। तो ये एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस को इंक्रीज करता है। फिर जब इंस्पायरेशन करते हैं, फिर जब आप लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी इंक्रीज होता है। इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी इंक्रीज होता है। अब ये इंक्रीज करता है, इसमें डोर्सोवेंट्रल एक्सिस भी करता है। तो डोर्सोवेंट्रल ये हुआ नीचे वाला जो पोर्शन हुआ, ये डीपी हुआ, ये एपी हुआ। तो जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी ओपन करता है और डोर्सोवेंट्रल। देखिए यहाँ पे एंटीरियर मींस होता है आगे वाला। जैसे देखिए एंटीरियर आगे वाला हुआ और पोस्टीरियर बैक साइड वाला हुआ। फिर से देखिए एंटीरियर आगे वाला और पोस्टीरियर बैक साइड वाला। फिर एक होता है वेंट्रल, एक होता है डोर्सल। वेंट्रल भी आगे वाला, डोर्सल पीछे वाला। तो देखिए यहाँ टर्म को समझिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी इंक्रीज होता है और डीपी या देखिए डीपी डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, जो ये डीपी है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस भी इंक्रीज करता है। और जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और डोर्सोवेंट्रल एक्सिस को जब दोनों को मिला के ये क्या करता है? इंक्रीज कर देता है हम लोग का टोटल थोरेसिक वॉल्यूम को। जो थोरेसिक वॉल्यूम हम लोग का रहता है उसको इंक्रीज कर, आगे देखिएगा कि जो थोरेसिक वॉल्यूम होता है वो कितना होता है। ये माने जब इंक्रीज करता है टोटल थोरेसिक वॉल्यूम को, तो ये डिक्रीज कर देता है थोरेसिक प्रेशर। जो आपको थोरेसिक एब्डोमेन कैविटी तो ये हुआ, थोरेसिक ये हुआ। तो थोरेसिक में इंक्रीज, यहाँ देखिए इंक्रीज टोटल थोरेसिक वॉल्यूम करता है, जिसके कारण जब ये इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करता है थोरेसिक प्रेशर को। जब थोरेसिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटर इन थोरेसिक चैम्बर, तो ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा। तो जब ऑक्सीजन अंदर इंस्पायरेशन में जब देखिएगा इंक्रीज करेगा थोरेसिक वॉल्यूम को, फिर डिक्रीज करेगा थोरेसिक प्रेशर को, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटर इन थोरेसिक चैम्बर में चला जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपायरेशन। देखिए एक्सपायरेशन, ऑक्सीजन तो इंटेक कर लिए हम लोग, जब ऑक्सीजन लिए तो उसके छोड़ा जाता है। फिर से आप लोग को हम याद दिला देते हैं कि हम लोग का इंस्पायरेशन जरूरी है कि एक्सपायरेशन। तो याद रखिएगा सबसे पहले CO2 को छोड़ना जरूरी है। एक्सपायरेशन हम लोग का बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए एक्सपायरेशन, जो एक्सपायरेशन होता है ये पैसिव प्रोसेस होता है। एक्सपायरेशन में पैसिव प्रोसेस होता है, यहाँ पे एक्टिव माने इंस्पायरेशन में एक्टिव प्रोसेस हुआ और एक्सपायरेशन में पैसिव प्रोसेस हुआ। ये जब ऑक्सीजन लिए, जब ऑक्सीजन को CO2 को छोड़े तो वो एक्सपायरेशन कहलाया। अब एक्सपायरेशन में तो कोई एनर्जी नहीं इन्वेस्ट नहीं होता है, तो पैसिव प्रोसेस हुआ। ये क्या करता है, ये रिलैक्स करता है डायफ्राम मसल को। देखिए जो हम लोग एक्सपायरेशन में डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, और एक्सपायरेशन में देखिए डायफ्राम मसल या रिलैक्स हो जाता है, डायफ्राम एकदम पूरा रिलैक्स हो जाएगा, जिसके कारण डायफ्राम मसल डिक्रीज हो, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम मसल डिक्रीज करता है थोरेसिक वॉल्यूम को। ये भी आपको डिक्रीज करता है थोरेसिक वॉल्यूम को। जब ये डिक्रीज करेगा तो ये एंटेरियो पोस्टेरियर एक्सिस से होता है, AP एक्सिस से होता है। फिर आता है रिस्पायरेशन ऑफ EISM। अब EISM क्या है, इसमें तो EISM होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। रिस्पायरेशन ऑफ EISM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डिक्रीज करता है थोरेसिक वॉल्यूम इन DV एक्सिस। ये जो करता है DV एक्सिस डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस से, जिसके कारण डिक्रीज टोटल थोरेसिक वॉल्यूम, जो थोरेसिक का वॉल्यूम होता है इसमें डिक्रीज हो जाता है एक्सपायरेशन में। इसके कारण इंक्रीज थोरेसिक प्रेशर। जब थोरेसिक प्रेशर, जब CO2 थोरेसिक में ज्यादा हो जाएगा थोरेसिक प्रेशर, तो एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स एटमॉस्फेयर। इसमें सिंपल सी बात है, जब हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं तो इस एक्सपायरेशन के टाइम हम लोग का डायफ्राम रिलैक्स करता है, जिसके कारण आपका डिक्रीज हो जाता है थोरेसिक वॉल्यूम इन AP इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। फिर रिस्पायरेशन ऑफ EISM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डिक्रीज करता है थोरेसिक वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। और ये जो जब डिक्रीज करता है थोरेसिक वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा थोरेसिक प्रेशर। इसमें देखिएगा, इसमें आपका AP जो है माने तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसमें जो आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इंक्रीज करता है, जिसके कारण इंक्रीज करता है टोटल थोरेसिक वॉल्यूम, और जिसके कारण इंक्रीज करेगा थोरेसिक प्रेशर, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा टोटल थोरेसिक वॉल्यूम और डिक्रीज करेगा थोरेसिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर बाहर जाएगा। इसमें इंक्रीज कर जाता है तो थोरेसिक प्रेशर, तो एक्सपांशन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स एटमॉस्फेयर। फिर एक आता है एक्सपायरेशन होता है, एक इंस्पायरेशन होता है, फिर एक होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो होता है, देखिए जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन जो होता है, जिसमें हम लोग फोर्स लगा के एकदम कितना लीजिएगा, लीजिए पूरा लीजिए, जो एक्सपायरेशन में है जितना एकदम ये तो कर लिए पूरा, आप पूरा छोड़िए, कितना छोड़िएगा, पूरा तो छोड़ नहीं पाएगा, जितना रहेगा दम लगा के आप बाहर निकाल दीजिएगा फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, तो कुछ तो लंग्स में भी बचेगा, तो आगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है ये एक्टिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें एकदम फोर्सफुली लगा के आप एयर को एक्सपायर करें, बाहर निकाल रहे CO2 को, तो ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होता है IICM। अब IICM क्या है, इसमें होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और प्लस एब्डोमेन मसल। देखिए फोर्सफुली एक्सपायरेशन होता है एक्टिव होता है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल प्लस एब्डोमेन मसल। अब एब्डोमेन मसल ये भी समझिए, एब्डोमेन मसल जो आपका एब्डोमेन मसल होता है, इसमें क्या होता है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसमें तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करके बाहर निकालेगा CO2 को, तो इसमें डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम होगा। जब डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम होगा तो इंक्रीज करेगा थोरेसिक प्रेशर, जिसके कारण फोर्सफुल जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा थोरेसिक प्रेशर, जिसके कारण फोर्सफुली एक्सपायरेशन ऑफ एयर, जिसके कारण आपके अंदर जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगा। अभी हम लोग बात किए इंस्पायरेशन, फिर हम लोग बात किए एक्सपायरेशन, फिर अभी हम लोग देखिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन।
अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग के अंदर में ब्रीथिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग के शरीर के अंदर दो तरह के ब्रीथिंग होते हैं। फर्स्ट एब्डोमेन होते हैं, एक थोरेसिक होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि एब्डोमेन और थोरेसिक में डिफरेंट। तो देखिए जो एबनॉर्मल ब्रीथिंग है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग ये इंक्रीज एंड डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ एबनॉर्मल कैविटी, माने एबनॉर्मल कैविटी का जो इंक्रीज और डिक्रीज जो जाएगा वो बाहर आएगा। इसमें 75% होता है, जिसके का इंटरकोस्टल ब्रीथिंग होता है। इसको इंटरकोस्टल ब्रीथिंग भी कहा जाता है। और थोरेसिक ब्रीथिंग में क्या होता है, ये भी इंक्रीज एंड डिक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जिसमें इसमें 25% ये क्या करता है, डायफ्राम ब्रीथिंग भी होता है। इसको डायफ्राम ब्रीथिंग, जब थोरेसिक में तो डायफ्राम ब्रीथिंग भी होता है। अब ये समझिए, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक नॉर्मल गर्ल्स कहाँ से, वो एक नॉर्मल गर्ल्स जो है वो माने जब आपका माने ब्रीथिंग करता है, तो नॉर्मल गर्ल्स ब्रीथिंग करता है तो वो थोरेसिक से करता है या एब्डोमेन से करता है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका आंसर रहेगा एब्डोमेन। लेकिन अगर कोई औरत 5 मंथ का प्रेगनेंसी है, तो वो कहां से ब्रीथिंग करेगा, एब्डोमेन से करेगा या थोरेसिक से करेगा? तो इसका आंसर आता है थोरेसिक, क्योंकि एब्डोमेन में तो प्लेसेंटा है, तो एब्डोमेन तो मूव कर नहीं पाएगा, तो थोरेसिक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अभी हम लोग देख लिए एक्सपायरेशन, रिस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग भी देख लिए। अभी हम लोग देखते हैं, देखिए रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ये क्या होता है। इसमें होता है ऑन ए एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रेथ, माने जो एक हेल्दी ह्यूमन पर्सन होता है वो ब्रेथ कर सकता है कितना टाइम, ये ब्रेथ करेगा 12 to 16 टाइम्स, माने 1 मिनट में ये ऑन एवरेज हेल्दी ह्यूमन जो ब्रीथ करेगा 12 to 16 टाइम्स करेगा पर मिनट। ये जो माने ये जो ऑन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ कर 12 to 16 टाइम्स, ये मेजर्ड बाय एस्पायरोमीटर। इसको आप मेजर कर सकते हैं, एक मशीन आता है क्लिनिक में एस्पायरोमीटर। फिर हम लोग का देखिए यह बात होता है टीबी भी आता है, जिसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होता है, फिर जाके शेड्यूल वॉल्यूम होता है। तो 1 by 1 हम लोग देखते हैं। देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम में होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर, जितना आप ऑक्सीजन को ले रहे हैं जितना उतना ही CO2 को छोड़ रहा है ड्यूरिंग कब, नॉर्मल रिस्पायरेशन, जब आप जैसे नॉर्मल है गया, इंस्पायरेशन नॉर्मल हुआ, एक्सपायरेशन भी नॉर्मल हुआ। तो ये नॉर्मल ये जो हुआ नॉर्मल रिस्पायरेशन हुआ। ये जो माने टाइडल वॉल्यूम जो होता है इट इज अप्रोक्स करता है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम करता है 500 ml अप्रोक्स O2 करता है। और हेल्दी इसमें भी आता है हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। मतलब जो पर्सन हेल्दी पर्सन होता है ये इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है 6000 से लेकर 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। टीबी का जो वॉल्यूम होता है 500 ml होता है। अब इसी प्रकार टीबी तो नॉर्मल एक्सपायर और इंस्पायर हुआ। अब बात आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में होता है ना एडिशन, जितना ही 500 ml हो रहा था ना, देखिए एडिशन वॉल्यूम होता है, इसमें ऐड हो जाता है ज्यादा ऑफ एयर फोर्सफुली इंस्पायर करता है। ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व सिस्टम है ये इंस्पायर, आप फोर्सफुली ऑक्सीजन को लीजिए, आप भी कीजिए, कितना इंस्पायर कीजिएगा, इसका भी तो कोई वॉल्यूम होगा। तो इसका भी वॉल्यूम होता है, ये देखिए ये एयर फोर्सफुली इंस्पायर कर देता है 2500 से लेकर 3000 ml तक। तो याद रखिएगा जो IRB, इसको IRB कहा जाता है और इसको टीबी भी कहा जाता है। तो ये IRB इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है IRB 2500 से लेकर 3000 ml तक रहता है। आप फोर्सफुली इंस्पायर एक बार में उतना ऑक्सीजन ले सकते हैं पावर लगा के। और ये देखिए एक उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, इसमें आप फोर्सफुली कितना बाहर निकाल सकते हैं, एक्सपेल आउट कर सकते हैं अपने बॉडी से। देखिए कितना कीजिए, लगाइए, जितना दम लगाने लगाइए, जितना वॉल्यूम है उतना ही करेगा।
ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, फोर्सफुली एक्सपायर, इसमें भी एडिशन वॉल्यूम ऑफ एयर होता है फोर्सफुली एक्सपायरेशन। और एवरेज जितना आप निकाल सकते हैं ना, वो एवरेज आप निकाल सकते हैं 1000 ml से लेके 1100 ml, 1000 ml टू 1100 ml तक, इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। अब समझिए, जब टीबी हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, जितना लिए उतना दिए, इंस्पायरेटरी दम लगा के आप खींच भी लिए एयर को, फिर भी इतने आया 2500 से लेके 3000 तक। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आईआरबी, अब ईआरबी में क्या हुआ, अब ईआरबी में क्या हुआ, फोर्सफुली एक्सपायर जब किया आप, तो 1000 ml से लेके 1100 ml तक बाहर निकला, तो जब इतना आया फिर उतना गया, जब एक्सपायर और इंस्पायर में उतना गया तो कुछ तो लंग्स में रहना चाहिए। तो जब अगर जो लंग्स में एयर रहता है वही होता है आपका रेसिड्यूल वॉल्यूम, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो आपका लंग्स कोलैप्स कर जाएगा। तो लंग्स के कोलैप्स नहीं करने का मेन कारण है, देखिए, रेसिड्यूल वॉल्यूम। ये क्या करता है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स, ये माने आप टीबी आईआरबी ईआरबी करने के बाद ये रेसिड्यूल जो वॉल्यूम ऑफ इतना कुछ करने के बाद इन लंग्स में जो रहा आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन और एवरेज के बाद 1100 ml से लेके 1200 ml तक, समझिए। आपका लंग्स में इतना रहता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद आपको 1100 ml, तो आपका लंग्स कभी खाली नहीं होता।